एक साइकाट्रिस्ट को 1 लाख पेशेंट इक्वलेंट करता है। तो पंजाब इस टाइम पे बहुत बुरी हालत में है व्हेन इट कम्स टू एडिक्शन। एनआरआई मनी बहुत है पंजाब में। न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। और आज तेरी मेरी कहानी को समझने के लिए हम अपने साथ लेकर आए हैं इस देश के जाने माने साइकियाट्रिस्ट शुभकर्मन सिंह सैनी जी। डॉक्टर साहब ने देश के दिग्गज इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई की और आज साइकियाट्रिस्ट बन के लोगों की लाइफ्स को जो है हैंडल कर रहे हैं, प्रॉब्लम समझ रहे हैं और सोल्यूशन देख रहे हैं। आइए देखते हैं ज़िंदगी क्या है, उनके क्या मायने हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार आपका। जी। सर सबसे पहले एक सवाल देश जानना चाहता है, एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकियाट्रिस्ट में क्या फ़र्क है? देखिए, जैसे आपने पूछा एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकाट्रिस्ट। एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो टॉक थेरेपी से काम करता है जी। जब आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, आप फेस टू फेस बैठकर टॉक थेरेपी यूज़ करते हो, उनसे बातें करते हो, उनको एक्सप्लोर करते हो, फिर उनको ऑल्टरनेट्स देते हो कि आपकी थिंकिंग में ये ख़राब है, इससे ठीक करेंगे। वेराज एक साइकाट्रिस्ट एक मेडिकल प्रोफेशनल होता है। वो MBBS के बाद MD करके मास्टर्स करके एक साइकाट्रिस्ट बनता है और वो ड्रग्स ट्रीटमेंट्स और जो आपकी डायग्नोसिस है वो सब करता है। सो साइकाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट गो हैंड इन हैंड। एक दूसरे के बिना वो काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एज अ साइकाट्रिस्ट पेशेंट आता है तो कुछ पॉइंट के बाद हमें उनको साइकोलॉजिस्ट के पास भी भेजना पड़ सकता है टॉक थेरेपी के लिए। राइट, तो इसका मतलब फुल फ्लेज MBBS फिर MD और फिर वो तजुर्बा लेके एक इंसान साइकियाट्रिस्ट बनता है। और ये केवल मेडिकल कॉलेजेस से ही ये डिग्री की है आपने। ओके। और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो किसी भी मींस यूनिवर्सिटी में MA साइकोलॉजी समथिंग लाइक दिस। बिल्कुल, उनकी भी डिग्रीज होती हैं। जी। तो वो भी अपनी डिग्रीज करके साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, बट दे कैन नॉट प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस। अच्छा, दैट इज अ मेजर डिफरेंस। यस, दैट इज द मेजर डिफरेंस। सर एक चीज़ बताइए कि अभी मेरी पीछे किसी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, वो कहते थे कि हिंदुस्तान में 200 पेशेंट के पीछे एक डॉक्टर है। और थोड़ा सा होमवर्क हमने किया, कह रहे हैं कि एक साइकियाट्रिस्ट का रेशो बहुत ही हिला हुआ है जी। तो क्या है वो बताएंगे थोड़ा सा उस रेशो के ऊपर? देखिए, उसके अंदर जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है जी। बट एक साइकाट्रिस्ट के साथ अगर हम देखें कि साइकाट्रिस्ट टू द नॉर्मल पॉपुलेशन रेशो क्या है, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में 1:1 लाख है, विच मीन्स एक साइकाट्रिस्ट को 1 लाख पेशेंट इक्वलेंट करता है। तो अगर हर पेशेंट बोले कि हमें इलाज कराना है तो आज एक साइकाट्रिस्ट इलाज नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, प्रैक्टिकल नहीं है। सर इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि लोगों को पिछले टाइम अगर हम देखें, पिछले 10 साल 15 साल उनको साइकाट्रिस्ट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था जी। बिकॉज इंडिया में स्टिग्मा बहुत है इस चीज़ का। जी। लोग बात नहीं करना चाहते हैं, लोग सोच रहे हैं साइकाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो हम लेबल हो जाएंगे कि हम पागल हैं। जी। लोग हमारे को बोलेंगे कि हाँ इसी की गलती है या ये पागलपन का इलाज कराने जा रहे हैं। सर यहीं पे मैं आपको माफ़ कीजिएगा, टोक रही हूँ। माना जाता है माइंड से रिलेटेड कोई इशू आ गया है, इसको साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, उससे भी बड़ी स्टेज है साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, इज इक्वल टू पागल खाना, इज इक्वल टू बिजलियाँ लगनी। तो ये अभी भी ऐसा ही चलता है, बिजलियाँ लगती हैं अभी भी? क्या टाइम जी बहुत चेंज हो गया टाइम। आज के टाइम में रिसेंटली जो अब चेंजेस आए हैं उसके अंदर बहुत अच्छी एडवांसमेंट्स आई हैं, जिसमें मेडिसिन बहुत अच्छी आई हैं, जिसमें ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक्स बहुत अच्छी आई हैं। नो डाउट बिजली का करंट बहुत छोटा सा आज भी यूज़ होता है, बट वो इतना कम होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल स्टिमुलेशन। ओके। कहीं ना कहीं सर आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके पीछे फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है? वो पूरा दिखाता है जकड़ा पकड़ा हुआ है डॉक्टर्स ने और उसके स्टाफ ने और करंट लगाया जा रहा है और वो पेशेंट को विक्टिमाइज किया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा रोल प्ले भी किया है साइकेट्री के लिए। प्लीज बताइए। सुशांत राजपूत एपिसोड के बाद लोग बहुत ओपन अप हुए हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सामने लेकर आ रहे हैं, और जो एक शर्म थी एक साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की, वो बहुत कम हो गई है पहले से। राइट। सर डॉक्टर साहब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रही हूँ कि रेड फ्लैग कब आते हैं कि अब मुझे एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है? कब ये जो अटेंडेंट हैं, परिवार है, दोस्त है, वो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के वो समझ जाएं कि अब लेके जाना है? ठीक है, देखिए साइकाइट्री बहुत सारे हेड्स में डिवाइडेड है।
एक पार्ट साइकेट्री का डील करता है डिप्रेशन से, एंजाइटी से, ओसीडी से, बाइपोलर डिसऑर्डर से। दूसरा पार्ट डील करता है जो हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, साइकोसिस कहते हैं। तीसरा पार्ट डील करता है ड्रग एडिक्शन से। चौथा पार्ट डील करता है सेक्सोलॉजी से। सो डिपेंड करता है किस एरिया में है, बट जो मोस्ट कॉमन है हम उसकी बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं किसी को डिप्रेशन है या एंजाइटी है, तो डिप्रेशन एक इंग्लिश का टर्म है जी। इसका कोई हिंदी का मतलब नहीं है। अगर हम कहते हैं हमारा मूड लो है, इसका मतलब हम कहते हैं हम डिप्रेस्ड हैं, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट डिप्रेशन। डिप्रेशन तब आता है, एंजाइटी तब आती है जब आप नॉर्मली सैड फील कर रहे हो, बट वो आपकी रूटीन में इंटरफेयर कर रहा है। तो सोशल रूटीन, पर्सनल रूटीन एंड ऑक्यूपेशनल रूटीन, दैट मीन्स लोगों के साथ इंटरेक्शन कम होगी। पर्सनली आपकी अब जो आपकी हेल्थ है, जो आपकी आप अपने आप को अच्छा रखते हो, वेल केम्प्ड हो, वो ख़राब हो गया। प्लस आपकी ऑक्यूपेशन, आपका काम में मन लगना ख़त्म हो गया, काम में लोगों से बननी ख़त्म होगी। वो जब चीज़ें आएँ फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 2 वीक्स, तब हम उसको डिप्रेशन बोलते हैं, और तब हम बोलते हैं कि आप एक साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। सर बहुत ही ये इन्फॉर्मेशनल था हमारे लिए भी। सर आम लोगों को ये बता सकते हैं आप, डिप्रेशन तो भी आपने समझा दिया, एंजाइटी और स्ट्रेस, इसका कुछ फ़र्क बता सकते हैं? जी देखो, स्ट्रेस एक टेम्परेरी कंडीशन है जी। आज मैं कोई काम करने गया, मेरे से वो काम नहीं हुआ, मेरे को स्ट्रेस आएगा, वो एक सिम्टम है जी। बट डिप्रेशन एक क्लस्टर है, उसमें कई सारी चीज़ें साथ में मिलके वो एक डिसऑर्डर बनाती हैं। जैसे कि मन उदास रहना, काम में मन ना लगना, थके थके महसूस करना, पुरानी बातों का गिल्ट आज वापस आना, फिर एक टेंडेंसी बन जाती है अपने आप को हार्म करने की, वो होना। फिर 3 चीज़ें होती हैं, वर्थलेस, हेल्पलेस एंड होपलेस। वर्थलेस मतलब मैं किसी काम का नहीं हूँ, हेल्पलेस मतलब मेरी कोई मदद नहीं करेगा, एंड होपलेस मतलब कुछ नहीं रखा है यहाँ पे। ये सब चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तब वो एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर बनता है। एंजाइटी क्या है? एक सिम्टम है। मतलब जब एंजाइटी होती है तो क्या होता है, अब वाइवा देने जा रहे हैं हम, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो क्या फीलिंग आती है बॉडी में? रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, मसल ट्विचिंग होती है, मुंह ड्राई हो जाता है, गला सूख जाता है, ऐसा लगता है कि हार्ट बीट बहुत तेज बाउंड कर रही है, पेट में बटरफ्लाइज आनी स्टार्ट हो जाती है, वो एंजाइटी है। अब वो क्लिनिकल है कि नहीं है, वो डिपेंड करता है उसके सिम्टम्स पे, उसकी सेवेरिटी पे, उसकी ड्यूरेशन पे। सर बड़ा क्लैरिटी के साथ आपने डॉक्टर साहब हमें बता दिया डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी। जनाब एक ना बच्चों में जो टीनेजर्स हैं, 10th कर ली, 11th और 12th के स्टूडेंट्स में ख़ास करके एक चीज़ बहुत ट्रेंड दिख रहा है, पैनिक अटैक का। तो उसके ऊपर आप कुछ बताएंगे कि पहले पैनिक अटैक है क्या, और दूसरा उसको ट्रिगर क्या है कि वो क्यों हो जाते हैं बच्चों में? अचानक ठीक से बैठे होते एकदम अटैक आ जाता है बच्चों में। और अगली चीज़ कि क्या ये बच्चे नॉर्मल क्लासरूम्स में बैठ के पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? पेरेंट्स किन चीज़ों का ध्यान रखें? स्कूल या कॉलेज में ऐसे पढ़ रहे बच्चे जिनको पैनिक अटैक आ रहा है, उनके टीचर्स और उनके फ्रेंड्स जो हैं वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? थोड़ा इस पर बताइए। जी देखो, पैनिक अटैक एक एंजाइटी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ओके, ठीक है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स बहुत तरीके होते हैं, उनमें से एक जो टाइप है वो पैनिक अटैक्स होते हैं। पैनिक अटैक क्या होता है? एक कंडीशन होती है जिसमें नॉर्मल एंजाइटी जो चल रही होती है वो इतनी पीक कर जाती है कि पेशेंट को लगता है कि मैं बस गया, अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा या मैं मर जाऊँगा। और एंजाइटी के जो सिम्टम्स हम नॉर्मली देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट बीट सुनाई दे रही है, ये सब हो रहा है, वो एक 10x लेवल पे पहुँच जाते हैं। ओके, बट वो कुछ मिनटों में वापस आ जाते हैं। सो उस एपिसोड को हम पैनिक अटैक बोलते हैं। सो जो पैनिक अटैक होता है उससे डील करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है पेशेंट के लिए, वो काफ़ी डरावना एक माहौल होता है पेशेंट के लिए, और अगर राइट ट्रीटमेंट लिया जाए तो वो इजीली ट्रीटेबल है। इसमें मेडिकेशन होती है क्या? इसमें डिपेंड करता है, अगर माइल्ड कैटेगरी में आता है तो हम कहते हैं कि चलो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो टॉक थेरेपी से आपको ठीक कर सकते हैं। और एक साइकोलॉजिस्ट भी इतना पढ़ा लिखा होता है कि उसको पता होता है कब मैंने साइकेट्रिस्ट के पास भेजना है पेशेंट को, रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो देन कम्स अ साइकेट्रिस्ट जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है, ब्रेन स्टिमुलेशन करता है, एंड विद द हेल्प ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट उनकी टॉक थेरेपी करवाता है। जब सब कुछ कंबाइन हो जाता है तो ट्रीटमेंट करना बहुत आसान है। ओके, तो ऐसे में घर का माहौल, पेरेंट्स क्या करें?
कुछ उनके लिए आप डूज एंड डोंट्स बता सकते हैं? बेसिकली पेरेंट्स को आइडेंटिफाई सबसे पहले करना चाहिए कि मेरे बच्चे को किस एस्पेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई में आ रही है, फिजिकली प्रॉब्लम आ रही है, या किसी और एस्पेक्ट में, रिलेशनशिप में आ रही है सपोज। उसके बाद उन्हें देखना चाहिए क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, रादर दैन उनको टॉन्ट करने का, डांटने का कि तुझे ऐसा क्यों होता है, एंग्जाइटी कुछ नहीं होती है, डिप्रेशन कुछ नहीं होता है। एक प्रोफेशनल से हेल्प सीख करें। डन सर, ये बहुत आपने एक मीन्स एम्पैथेटिक होने की ज़रूरत है, एम्पैथेटिक होने। बहुत अच्छा आपने क्लैरिटी दिया। पैनिक अटैक के ऊपर आपने जो बताया, मुझे पूरा विश्वास है हमारे नौजवान, हमारे दर्शकों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एडिक्शन, एडिक्शन, डी एडिक्शन, री एडिक्शन हो जाता है कईयों का। सर ये कोई भी इंसान, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो कोई सब्सटेंस अब्यूज़ है, ये एडिक्शन की तरफ कोई जाता क्यों है, क्या रीज़न है? देखो, जैसे कि आपने एड्रेस किया एडिक्शन का इशू, पंजाब इस टाइम पे बहुत बुरी हालत में है व्हेन इट कम्स टू एडिक्शन। जी, हम जो देखते हैं कि पंजाब के अंदर बड़ी कॉमनली अब्यूज ड्रग्स जो हैं, जैसे हीरोइन होगी जिसको हम चिट्टा बोलते हैं, जी, ठीक है, स्मैक हो गई, ओपियम जो कि बहुत पुराने टाइम से चल रही है बट अब अब्यूज होनी स्टार्ट हो गई है, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, आजकल नया ट्रेंड आया है वेप, जी, जो बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा टीनेजर्स, कॉलेज के बच्चे तो मुंह में रख रहे हैं आजकल उसको। थोड़ी हाई एंड सोसाइटी में चले जाओ तो कोकेन, जी, तो ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो पंजाब में भी बहुत ईजिली यूज़ हो रही हैं और बहुत ईजिली अवेलेबल हो रही हैं, जी। सो उसका कारण ये है कि पहली चीज़ देखा देखी, आप एक मूवी स्टार को देखते हो वो सिगरेट स्मोक कर रहे हैं तो आप कहते हो कि बहुत कूल लग रहा है तो सिगरेट स्मोक करते हैं, उसी तरीके से आप वो हैबिट डेवलप करनी स्टार्ट कर देते हो कि मैं सोसाइटी में कूल लगूंगा, राइट। फिर आपके फ्रेंड्स कहीं बोलते हैं कि ये नशा करके देख और तेरे को मज़ा आ जाएगा, ऐसी फीलिंग आएगी कि तूने आज तक लाइफ में वो फीलिंग नहीं ली होगी, बट वो एक लूप स्टार्ट करने की क्रिएशन होती है, एक बार आप पड़ गए उसमें तो वो साइकिल बनता रहेगा। फिर कईयों के घर में ऐसा माहौल होता है कि रोज़ उनके फादर बैठ के ड्रिंक पियेंगे, रोज़ उनके ग्रैंडफादर बैठ के ड्रिंक पियेंगे, इनकरेज करेंगे आओ आप भी हमारे साथ पियो, छोटे छोटे बच्चों को कई बार लाड से बुला लेते हैं, जी जी। तो वो एक, जब बच्चा छोटा होता है उसको ये नहीं पता होता लिमिट क्या होती है, राइट, तो ही एंड्स अप टेकिंग अ लॉट ऑफ अल्कोहल इन द कमिंग ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें, प्लस रेगुलेशंस नहीं है ड्रग को लेकर, प्लस पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, जितनी एंट्री होती है हमारे नेबरिंग कंट्रीज से वो थ्रू पंजाब होती है, सोशो पॉलिटिकल रीजंस बहुत सारे हैं, अनएजुकेशन बहुत है, लोग फ्री बैठे हुए हैं, लोगों को पता ही नहीं है हमने करना क्या है, एनआरआई मनी बहुत है पंजाब में, किसी का भाई एनआरआई बाहर गया हुआ वो पैसे भेज रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं कर रहा, इजी मनी। सो ये सारे रीजंस हैं एडिक्शन की तरफ जाने के। सर डी एडिक्शन सेंटर में फिर सबसे पहला क्या करते हैं, मीन जैसे पिक्चरों में दिखाता है बांध के बिठा दिया, जेल में डाल दिया, ऐसा कुछ होता है, क्या होता है डी एडिक्शन सेंटर में? देखिए, हम एक डी एडिक्शन सेंटर रन कर रहे हैं जी, अब 25 इयर्स हो गए हैं उसको, जी जी। सो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के सेंटर्स होते हैं जी, एक डिटॉक्स सेंटर होते हैं, एक रीहैब सेंटर्स होते हैं, आपने सुना ही होगा, जी जी। डिटॉक्स सेंटर के अंदर क्या होता है, जैसे हम एक डिटॉक्स सेंटर रन कर रहे हैं, उसमें हम रैपिड डी एडिक्शन करते हैं जी, मतलब एक पेशेंट आया, उसकी 6 दिन के अंदर अंदर हम री एडिक्शन करवाते हैं, वो कोई भी नशा ले रहा हूँ। ओके, ये मतलब पॉसिबल है, हो जाता है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक्स जो यूरोप और इंग्लैंड से आई हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। वेराज रीहैब का प्रोसीजर क्या होता है कि वो मंथ्स लेते हैं, वो एक पेशेंट की हैबिट फॉर्मिंग करवाते हैं कि बिना नशे के तुम कैसे जीना सीख सकते हो। दोनों ज़रूरी हैं बट डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसको इधर आना है कि उसको उधर आना है। डॉक्टर शुभकर्मन जी ने बहुत गहरी बातें बताई कि कोई भी इंसान नशे की तरफ क्यों जाता है, बहुत सारे कारण बताए। हमें जागरूक रहना है ताकि हमारे आसपास इस समाज के बेटे और बेटियां जो हैं सशक्त हों, न कि कमज़ोर पड़े। उसके बाद सर ने बताया कि डी एडिक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन पॉसिबल है। हिंदुस्तान में आज बहुत काबिल डॉक्टर भी हैं, काबिल सेंटर्स भी हैं, टेक्निक है, हमें सिर्फ अपनी आंखें खोलनी है, सही दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत है। सर आगे बढ़ते हैं, आप बता रहे थे कि जो एडिक्शन है इसके बहुत सारे कारण हैं जी। आज के समय में कौन सा सबसे बड़ा एडिक्शन है, आपको क्या लगता है, कौन से बहुत बड़े एडिक्शन है, आपके पास ज़्यादा केस किसके आते हैं? ठीक है, एडिक्शन देखिए, एडिक्शन जोग्राफिकली अलाइन होती है,
कई रीजन्स में कई नशे होते हैं, कईयों में कुछ और होते जी, हैं। जी। जैसे हम पंजाब की अगर बात करें मेनली, पंजाब में हेरोइन बहुत ज़्यादा है, राइट। चिट्टा, ओपियम Right. जिसको हम अफीम बोलते जी, जी, हैं, जी। स्मैक, जी ठीक है, सिगरेट्स, जी अल्कोहल, जी। ये पंजाब में बहुत ज़्यादा दिखती हैं। कई सर मैंने प्रवासी भारतीयों को देखा है, वो भांग के पत्ते मल रहे होते हैं, जी। वो भी वही कुछ ही होता है, वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। those things। अच्छा जी, हाँ जी, आप बता वो रहे थे। भांग, मैरिजुआना, जी, जी। जॉइंट, जी, जिसको जी, हम जी। सिगरेट में रोल करके बनाते जी, हैं, जी, जी, जी। वो सारी अलग चीज़ें हैं। वो मेनली जो हिली एरियाज़ हैं या साउथ इंडिया है, उसमें उसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है, बट पंजाब में भी है। ठीक ठीक ठीक। एक नया ट्रेंड यंगस्टर्स में है, जैसे मैंने आपको बताया, जी वेप, जी। जो एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होती है। वो एक फ्लेवर्ड सिगरेट होती है, जिसको आप, जिसका जो आया था, जो उसका यूज़ था, वो था सिगरेट से डी एडिक्शन करवाने का, जी जी बट जी। वो अब रिक्रिएशनल यूज़ के लिए यूज़ करा जा रहा है। मतलब हमें जो कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, हमने उस सॉल्यूशन को फिर से प्रॉब्लम बना लिया। बिल्कुल ठीक है। राइट, हम बड़े क्रिएटिव है अपने लिए मुसीबत खड़ी जी। करने में। सर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रही हूँ। आजकल बच्चों में भी एक तरह का एडिक्शन देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन, सोते जागते वही। तो कितना आपको लगता है कि आने वाले समय में ये चीज़ मैग्नीफाई होगी और एको बैक करेगी हम पे? देखिए, जो हाल चल रहा है इस टाइम पे, जी। ये कम से कम 10x मैग्नीफाई होगी आगे जाके। इस टर्म को बोलते हैं नोमोफोबिया। नोमोफोबिया। जी, इसको, विच मीन्स नो मोबाइल फ़ोन फोबिया। ओके। ये अभी रिसेंटली मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था इंडियन एक्सप्रेस में, तो उसके अंदर मैंने इसी के बारे में बात की थी, व्हाट इज़ नोमोफोबिया। ये एक फियर होता है या एक फोबिया होता है मोबाइल पास में ना होने का। ओके। बच्चा चाहता है या एक एडल्ट भी चाहता है कि बस मोबाइल मेरे पास पड़ा हो, मेरे से दूर ना जाए, कि मैं अपनी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वो लोगों की ज़िंदगियों में क्या चल रहा है, ये देखता रहूँ बस। सर इससे बचने का कोई तरीका बता सकते हैं कुछ आपके चश्मे से, क्या लगता है? देखो, इसके लिए डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज़ है। डिसिप्लिन। अगर आप अपने माइंड को डिसिप्लिन इस तरीके से कर लेंगे तो वो सबसे पहली चीज़ है। राइट। डिसिप्लिन को हेल्प करने के लिए आजकल एक ऐप आ गई है जिसको हम स्क्रीन टाइम बोलते हैं। ओके। वो सब फ़ोन्स में आती है, उसके अंदर एक टाइमर लग जाता है कि इसके ऊपर आप अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर पाते, फ़ोन बंद हो जाता है। ओके। सो आप वो यूज़ कर सकते हैं। प्लस एजुकेशन, पेरेंट्स की एजुकेशन, टीचर्स की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। आज हमें एक और बात पता चली, जाने माने साइकेट्रिस्ट साहब ने हमें बताया नोमोफोबिया के बारे में, और अगर इससे बचना है, ये 10 गुना और मल्टीप्लाई हो सकती है, तो अपनी लाइफ में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो है डिसिप्लिन। उम्मीद है ये बात को हम अपनी गांठ बांध के रखेंगे। सर अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। हमारे समाज में जो वुमेन पॉपुलेशन है वो एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है इस समाज का, तो सर लड़कियों के ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रेशर पड़ जाता है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी पे हिट कर रहा है, उनकी हर्ट हो रहा है हमारा समाज, और कहीं ना कहीं इसके बहुत बुरे असर भी होने वाले हैं। तो आपके चश्मे से क्या देखते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो वुमेन पॉपुलेशन है उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में। जी। एक इंसान का जन्म होता है वुमेन से ही होता है, वो एक लेडी से ही होता है। जी। तो वो अगर देखा जाए और अगर ब्यूटी को कंपेयर किया जाए तो हम देखते हैं कि इसमें आज के दिन में लोग बहुत ज़्यादा टुवर्ड्स ब्यूटी जा रहे हैं। जी। ये चीज़ें भूल रहे हैं कि विमेन क्या करती है, उसका क्या रोल है सोसाइटी में। बात की जाए अगर ब्यूटी की, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आजकल दिखते हैं टीवी पे जो बोलते हैं हम आपको गोरा कर देंगे, आपको ये कर देंगे। उसका कारण ये है कि इंडिया में स्टिग्मा है गोरा होने का। अगर कोई डार्कर साइड ऑफ द स्किन पर है तो उसको लोग अच्छा नहीं मानते। लोग बोलते हैं आप सुंदर नहीं हो। वेराज अगर आप वेस्टर्न कल्चर में जाओ तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है सुंदर। सो इसके साथ जब आप compete करना शुरू करते हो बाकी पॉपुलेशन से, जो कोई गोरा है आप कहते हो मैं उसकी तरह बनना चाहती हूँ, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आप एक डार्क स्किन से गोरी स्किन पे पहुँच जाओ। इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो ये काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल टोल आपके ऊपर लेकर आती है। आपकी अपने लिए डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं, सेल्फ डाउट जिसको बोलते हैं। फिर आप हौली हौली डिप्रेशन, एंग्जाइटी के मरीज बनने लग जाते हो। जी जी जी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। स्ट्रेस, टेंशन्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फिर कई बारी सुसाइडल थॉट्स इस चीज़ को लेकर, ये बहुत कॉमन हो गया। जनाब आप सब ने ये बात सुनी, डॉक्टर शुभकर्मन जी ने एक बात बोली कि सेल्फ एक्सेप्टेंस चली जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, सिर्फ इसलिए कि हम दूसरों के सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स पे चल रहे हैं, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो हमें हमारी सोच बदलनी होगी। सर अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ, ये है
मेच्योर वुमेन से रिलेटेड कि बच्चे पढ़ के बाहर चले गए या पढ़ने के लिए दूसरे शहरों दूसरे देशों में चले गए, तो एक एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम आ जाता है। और उसी टाइम पे एक औरत जो होती है वो मीनोपॉज फेज में जो है जूझ रही है, स्ट्रगल कर रही है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल शेक हो जाता है, लाइफ जैसे जीती चली आ रही है एकदम बदल गई। तो इन दोनों चीज़ों में एक वुमेन अपने आप को कैसे हेल्दी रखे, कैसे स्ट्रॉन्ग रखे, कुछ उसके ऊपर आप बताएंगे? मेडिकेशन लेनी है तो क्या लेना है, कैसी दवाइयाँ लेनी है, क्या हेल्थ सप्लीमेंट्स, क्या करें आप प्लीज़ बताइए। जी, जैसे आपने बोला मीनोपॉजल जो स्टेज होती है, जी वो एक बहुत डाइसी स्टेज होती है क्योंकि उसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एक वुमेन के अंदर। जी। उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनकी जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं ब्रेन में, जो डिप्रेशन एंजाइटी के कारण होते हैं, जी, उनके अंदर इम्बैलेंस आ जाता है, जिसकी वजह से उनको एक सैडनेस, कि मेरे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, मेरी बॉडी टाइप चेंज हो रही है, प्लस आपका बच्चा बाहर चला गया, वो तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं जिससे एक विमेन को डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर फर्स्ट चीज़ जो है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। एक विमेन को पता होना चाहिए कि मेरी इस स्टेज पे मेनोपॉज आने वाला है, सो 10 years बिफोर दैट उन्हें एक हैबिट बना लेनी चाहिए, एक अच्छी डाइट की, एक्सरसाइज की, एक योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सो दैट वो इस पीरियड से बच सकें। ठीक है, फिर भी अगर उनको लगता है कि मैं इस पीरियड में लैंड अप कर रही हूँ तो वो एक प्रोफेशनल से हेल्प लें, जैसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं या एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं हेल्प के लिए। आप सबको, डियर मॉमीज, कैमरा के उस तरफ बैठे आप ये बात सुन रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दें, अपनी लाइफ को थोड़ा प्लान करें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, और अगर हो सके, अगर कुछ लग रहा है कि मेरी सेहत ऊपर नीचे हो रही है तो जल्द से जल्द आप साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करें। मेडिसिन अगर लेने की ज़रूरत है तो ज़रूर लें, क्योंकि यहाँ सवाल आपकी ज़िंदगी का है। सर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। आपके हिसाब से ये जो लव है ये एक इमोशन है, स्पिरिचुअल रेलम की बात है, या हार्मोनल चेंजेस की बात है, क्या है लव? और क्या ये ऐसा सच है कि एक ही बार होता है? क्योंकि गुस्सा तो 50 बार आ जाता है, एक इमोशन है, लव भी तो एक इमोशन है, इसके ऊपर आपका क्या टेक है, बताएंगे? देखो जैसे आपने बोला, लव एक इमोशन भी है जी, स्पिरिचुअल भी है और हार्मोनल चेंज भी है। अब कैसे है? इमोशन ऐसे है कि अगर हम कोई चीज़ सपोज टेस्ट करते हैं, हमें बहुत अच्छी उसकी टेस्ट बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी फीलिंग आई, तो हमें उस चीज़ से प्यार हो जाता है जी, तो वो एक इमोशनल लव है। हम किसी इंसान से बात करते हैं, हम कनेक्ट कर जाते हैं, हमारी वाइब मैच कर जाती है, वो एक इमोशनल लव है। सेकंड आपने बोला स्पिरिचुअल, हम किसी मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, उनसे हमें बहुत अच्छी वाइब आती है, बहुत अच्छी एनर्जी आती है, वो एक स्पिरिचुअल लव है जी। हार्मोनल, इन सब चीज़ों में हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। हमारे अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम एंडोर्फिन्स बोलते हैं। एंडोर्फिन्स जी, वो एक नेचुरल मॉर्फिन की तरह काम करता है जो कि हमारे को प्लेजर देता है बॉडी के अंदर। हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं शायद इनको जी, बिल्कुल जी। तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब हमारे को एक ऐसी फीलिंग आती है जिसको हम लव बोलते हैं जी। बस, तो ये एक केमिकल लोचा है जो आज हमें एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर शुभकर्मन जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो सर ये क्या एक ही बार हो सकता है कि बहुत बार हो सकता है? आपकी बातों से तो लग रहा है कि ये सब्जेक्टिव है जी, पर्सन टू पर्सन। राइट, इट इज सब्जेक्टिव, और ये आपको खुद एक्सपीरियंस करना। सर तेजी से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं, एक पेपर कट से शुरू होता है, फिर उसी बच्चे के हाथ में एक दिन चाकू आ जाता है। तो ये सुसाइडल टेंडेंसीज कैसे पेरेंट्स आइडेंटिफाई करें और उसको बच्चा खुद कैसे सेल्फ हीलिंग की तरफ जाए, कुछ बता सकते हैं इसमें? देखो जो सुसाइडल टेंडेंसीज हैं वो स्टार्ट होती हैं स्ट्रेस से, टेंशन से, डिप्रेशन से। जब डिप्रेसिव फेज में पेशेंट आता है तो हमारे देश में इतना स्टिग्मा है कि हम साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन कुछ होता ही नहीं, ये हमारा मानना है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है जानना कि एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे तो वो ये नहीं आपको स्लीपिंग पिल्स देगा। स्लीपिंग पिल्स तभी देगा अगर आपको ज़रूरत है। ये नहीं होगा कि आपको जो मेडिसिन देगा उसकी आदत लग जाएगी, उसका नशा होना शुरू हो जाएगा, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमें हेल्प कहाँ से लेनी है जी। सेकेंडली जब हमने हेल्प ले ली तो उसका ट्रीटमेंट है। जब डिप्रेशन एक उस स्टेज पे चला गया जब वो अनट्रीटेड हो, दैट मीन्स अगर आपने हेल्प नहीं ली है और वो प्रोलॉन्ग होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो एक स्टेज आती है जिसमें हम बोलते हैं सुसाइडल टेंडेंसीज और सेल्फ हार्म।
ओके। उसके अंदर पेशेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं होती अपने आप को हार्म करने के सिवाय। कुछ चेंज नहीं हो रहा तो वो कह रहा है मैं अपने आप को ही एंड अप कर बिल्कुल। लेता हूँ। राइट। वो जितना नीचे जा रहा है Right. उसकी वजह से ये सब कुछ होता इसका मतलब अगर इससे बचना है तो सही टाइम पे उसके आसपास जो परिवार वाले हैं, दोस्त मित्र हैं, वो उसको जल्द से जल्द एक एक्सपर्ट के पास ले है। टाइमिंग जो आपने बोला, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट, टाइमिंग इज इम्पॉर्टेंट। सर एक और सवाल, और ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। जी। हमारे देश में अगर किसी को कुछ मानसिक तनाव, कोई स्ट्रेस है, उसको समझने की बजाय पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, रिश्तेदार भूत प्रेत आत्मा कसर पड़ गई, इसको ये चिपक गया, इसको वो चिपक गया, तो कुछ उसके ऊपर आप कुछ बताएंगे? ऐसी चीज़ें होती हैं तो लोग सफ़र करते हैं, जो पेशेंट है वो बहुत सफ़र करता है, नालायकी होती है परिवार की, नालायकी होती है दोस्तों की, उसके ऊपर आप कुछ बताएंगे प्लीज़? जी देखिए, ये कल्चरल बिलीफ है जी हमारी फैमिलीज में, बड़े पुराने बिलीफ्स हैं ये जी 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 कि अगर कोई डिफरेंट तरीके से एक्शन करना शुरू कर दे, आवाज़ बदल ले, राइट या एक लड़की लड़के की आवाज़ में बात करना शुरू कर दे तो उसको भूत चिपक जाता है। ओके आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस, बट मैं ये बताना चाहूँगा कि एक साइकाइट्री में टर्म होती है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। राइट राइट ये उसका पार्ट होता है जी, जी, और जी। इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है और बहुत जल्दी रिकवरी होती है इससे पेशेंट की। हमने ये देखा है अपनी ओपीडी सेटिंग में कि एक दिन में भी पेशेंट वापस अपने बैक टू नॉर्मल सेल्फ पे आ जाता है। तो ये एक बिलीफ है, एक कल्चरल अपब्रिंगिंग है राइट। जिससे हमें निकलना चाहिए बाहर और एक साइकेट्रिस्ट की हेल्प भी लेनी चाहिए। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो दोस्तों यहाँ डॉक्टर शुभकर्मन क्लियर कर रहे हैं कि ये परिवार को और अटेंडेंट्स को देखना है कि आपको किसी बाबा की ज़रूरत है या आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि सवाल आपके परिवार के उस खास मेंबर की ज़िंदगी का है। सर जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़? देखिए, मेरी तरफ से यही मैसेज है कि खुश रहो, नशे से दूर रहो, कोई प्रॉब्लम आती है अपने फ्रेंड्स, फैमिली, लव्ड वंस से हेल्प लो, अगर उनसे भी हेल्प नहीं ले सकते तो हमारे पास आओ। सर आप कोई इनको लिंक बता देंगे कि कहाँ ये आपको कांटेक्ट करें, जहाँ आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अपनी पोस्ट करते हो, कुछ बताएंगे प्लीज़? जी, हम आजकल जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक से कर रहे हैं, जो लेटेस्ट टेक्निक्स चल रही हैं। उसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है विच इज़ 8906 000050 और हमारी वेबसाइट है www.leavedrugs.com। बहुत ही सिंपल है, आप जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है आप हमारे को कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, ऑन पॉइंट भारत पे हमारी एक ही कोशिश होती है, ज़िंदगी खूबसूरत हो और तेरी मेरी कहानी खूबसूरत रहे। जो डॉक्टर शुभकर्मन जी, देश के जाने माने साइकेट्रिस्ट ने आपको हेल्पलाइन नंबर दिया है, आपको वेबसाइट का पता बताया है, आप उस वेबसाइट पे विज़िट करते रहें। कहीं आसपास कोई दिक्कत है तो आप अपने पेशेंट को, अपने प्यारे को आप लेकर जा सकते हैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि ज़िंदगी बदलने के लिए आपको असाधारण सोचना होगा। धन्यवाद।